नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक हो रही है और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल और मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। G20 की तैयारियों को लेकर बैठक जारी। बड़ी जानकारी, दिल्ली के हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है और सीएम की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है और सीएम मुख्य प्रधान सचिव DS डेसी के साथ बैठक कर रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, केंद्र सरकार के तमाम संबंधित नेताओं के साथ ये बैठक जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है और G20 की तैयारियों को लेकर ये बैठक जारी है। दिल्ली में ये बैठक हो रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक जारी है। G20 के तैयारियों को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर और बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में बैठक जारी है। G20 को लेकर ये बैठक की जा रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि आज मौजूदा सरकार ने अपने 3000 दिन पूरे किए हैं। फरीदाबाद में आज हुई बैठक में 14 परिवाद रखे गए थे, जिनमें से एक शिकायतकर्ता ने वापस ले लिया। 2 परिवादों को लंबित रख बाकी का निपटारा हो गया। PPP के तहत 72 लाख परिवारों को एक पोर्टल के साथ जोड़ा। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा जैसी सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। इसी PPP के जरिए 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए और PPP में आ रही शिकायतों को 31 जनवरी तक हल कर लिया जाएगा। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सब लोगों को भी आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का दिन है और राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाते से हम उसको बनाते हैं। कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है और एक और विशेष बात जो मैंने वहां भी अपने भाषण में कही थी, यहां भी कही है, शायद आपने सुनी होगी। आज मेरे जो दोनों कार्यकाल हैं उसके 3000 दिन पूरे हुए हैं। इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फरीदाबाद दौरा रहा है तो ग्रीवेंस कमेटी में अध्यक्षता की है, उससे पहले नागर साहब को वहां भी गए हैं। देखिए, वहां से भी पहले मैं पंचायतों का जो आज सरपंचों के, पंचायत समिति पार्षद, जिला परिषद के पार्षद, उन सबका भी एक सम्मेलन था, वो सारी बातचीत वहां हुई, आप लोगों को बता दी है। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी। बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। फरीदाबाद नाम दे दिया सर आपने, मंजूरी दे दी है, लेकिन वहाँ लाखों की आबादी है, परेशान है बिल्डरों की मनमानी से। कहाँ नाम? आप तक शिकायत भी आई है। क्या नाम दे दिया? ग्रेटर फरीदाबाद। नहीं, ठीक है, नाम तो कोई ना कोई देना ही होता है। नाम दिया उसका, क्या हो गया? ऑफिशियली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया जी, ऑफिशियली हो गया। चूंकि पूरा फरीदाबाद एक प्रकार का उसका विस्तार जो हो रहा है और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं, जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहां बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी
अपनी कुछ शिकायतें होती हैं जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया जिन्होंने लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेज हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ करके कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला सकें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का बड़ी संपत्ति बनती है और एसेट्स अगर रुक जाते हैं तो उसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं इकोनॉमी अपनी लगातार चलती रहे और सबके काम भी ठीक चले, जो कंज्यूमर है उसको भी उसका लाभ मिले, ऐसी सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। परिवार पहचान पत्र को लेकर जो त्रुटियां आ रही हैं आमदनी में, उसको लेकर आपने कंपनी मालिकों को भी चेतावनी दी है। आखिर क्यों ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं, उसकी जांच के लिए भी आपने देखिए एक बहुत बड़ा काम है, हरियाणा में पहली बार हम कर रहे हैं। काफी लोग 71 लाख परिवार, रादर अब तो 72 लाख हो गए हैं। 72 लाख परिवारों के एक ID बनी है परिवार पहचान पत्र। उसमें बहुत सा डाटा, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है, कोई जांच किया गया है, कोई पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है, तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है जिसके अंदर 5 लाख रुपए का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है, वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपए तक का लाभ ले सकें। निरोगी हरियाणा है जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। और इसी प्रकार से स्कूलों की बच्चों की भी कुछ योजनाएं हैं। बच्चों के जो गरीब परिवार हैं उनको जो दिए जाते हैं स्टाइफंड और स्कॉलरशिप्स, उसमें भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बहुत सी शिकायतें भी आई हैं। सामान्यतः लोग अपनी इनकम को पूरा बताते भी नहीं हैं और जब नहीं बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद अब हमने 12 लाख नए परिवारों को तो राशन कार्ड दिया है, क्योंकि राशन कार्ड की लिमिट 1,20 से 1,80 कर दी है। तो 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। वहीं लगभग 9 लाख कटे भी हैं। तो जो 9 लाख कटे हैं उसमें 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिले जो ओल्ड एज पे नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे होंगे तभी वो पेंशन आज ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक वो भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से असेसमेंट कई प्रकार से इनकम की गई है। हाँ, कुछ लोगों की असेसमेंट हो सकता है गलत हो गई हो, उनको शिकायत करने का मौका दिया है। शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। 15 दिन में अगर समाधान हाँ ना में नहीं होता तो उनकी ऑटोमेटिकली जो चीजें रोकी गई हैं, राशन अथवा कोई भी चीज, वो तुरंत उसको चालू हो जाएगी और जनवरी के अंदर अंदर 31 जनवरी तक ये सबका समाधान ये करना हमारा लक्ष्य है। इसमें SDM ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, ज्यादा जगह पर, इसमें हमने 3 या 4 हमने टेलीफोन नंबर भी प्रचारित किए हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। पहली बार ये है, तकलीफ आई है, लेकिन 1 महीने में सबकी खत्म हो जाएगी। मांगेराम के 2 मिले हैं जिसने सुसाइड कर लिया है, उसमें परिजन आपसे मिले हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नफेसिंग राठी जी का नाम आ रहा है उसमें। नहीं, वो मैंने DGP साहब को कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी इन्वेस्टिगेशन बड़ी से बड़ी हो सकती है उसको करेंगे। दौरे में आज आपने पंचायत जो नवनिर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात की है, और परंतु उस मुलाकात में क्योंकि सरपंच नाराज है 2 लाख की आय को उसको लेकर के, अपनी पावर को लेकर के, ई-टेंडरिंग को लेकर के, आपकी मीटिंग के बाद भी कुछ सरपंच खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री साहब से जो उम्मीद थी वो नहीं हो पाई। ऐसा होता है, किसी की इच्छाएं कितनी भी हो सकती हैं, उन इच्छाओं पर तो कोई काबू पाना ये तो स्वयं कोई कर ले तो कर ले, अन्यथा नहीं। बहुत सी चीजें, शिकायतें हमको आज भी मिल रही हैं कि पुराने वाले सरपंचों ने लगभग 1000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तक वापस दिए नहीं है, जमा नहीं कराए हैं। रिकॉर्ड जमा नहीं क्यों नहीं कराते हैं? आखिर रिकॉर्ड में तो कुछ दोबारा से सरपंच बनने वाले नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं जमा कराते हैं कि उस रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम वो सारी चीजों को पारदर्शी करने के लिए सारा चीज डिजिटलाइज हो जाए, जितना भी काम, सब काम के अधिकार उनको दे दिए हैं। पंचायत के पैसे को पहले जो बड़े काम होते थे प्रदेश सरकार की ओर से डायरेक्टर सेक्रेटरी वो करते थे, हमने वो सब पावर स्थानीय तौर पर दे दी कि जितना भी पैसा गांव का बजट का है सरपंच जो है वो अप्रूव करेगा और उसके बाद एक्शन जो है टेक्निकल अप्रूवल देगा। वो नीचे लेवल पर जेई है, उसके बाद SDO है, फिर एक्सीएन है, फिर SC है, फिर चीफ इंजीनियर है। सारे सिस्टम बना दिए हैं।
सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। टेंडर भी 21 दिन के बजाय 7 दिन में क्लियर हो जाए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अगर कैश निकाल के खर्च करेंगे तो उसका कोई भी प्रमाण होता नहीं है। उसकी सीमा हमने कम से कम रखी है कि 2 लाख रुपए तक का कैश काम करवा सकते हैं। बाकी सब काम टेंडरिंग से कराएंगे और टेंडरिंग से कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि हमको अपने नेताओं की छवि ठीक करनी है, तो हमने भी अपने चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे वो पंचायतों के नेता हो, सबकी छवि ठीक हो जाए, शंका के घेरे में कोई ना रहे, इसलिए इस काम को लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की शिकायत करेंगे, हम उनको भी बैठा के समझाएंगे और अगले 3 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें लगेगा कि गांव का कोई नुकसान हो रहा है काम का, तो फिर सोच भी सकते बाद में। जिला परिषद चेयरमैन आज दोबारा भाजपा ही हो गए, पहले भाजपा ही थे, फिर जसपा और फिर भाजपा ही हो गए। क्या आपस में? देखिए, ये स्थानीय मामला है। हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी वो इस सारे विषय को देख रहे हैं और इस बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं बताएंगे। बधान हो गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, हमें शर्म आई दूसरे लोगों के सामने। योटा साहब का बयान है। देखिए, विपक्ष के लोग जितना बयान देते हैं वो आपको पता है क्यों देने वाले हैं, और उनके बयानों के कोई सिर पैर होते नहीं है, रटी रटाई बातें होती हैं। और विपक्ष है तो विपक्ष है, प्रशंसा तो सरकार की करने वाले नहीं है। जिस दिन सरकार की प्रशंसा करेंगे उस दिन पाला बदल के इधर आ जाएंगे, फिर वहां क्यों खड़े रहेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा रहा, जहां जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने खुद की। बैठक में कुल 14 समस्याओं सामने रखी गई, जिसमें से एक परिवाद वापस ले लिया गया। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 8 दिन और 7 जिलों में रही। यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। झज्जर में लघु सचिवालय के बाहर मजदूर सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोए हुए थे। उन्हें अब पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने यहां से भगा दिया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि मीडिया में खबर आने के बाद लघु सचिवालय में बैठे अधिकारियों पर उंगली उठने लगी थी। जब प्रशासन ने लघु सचिवालय के बाहर से इन सभी लोगों से बातचीत की तो वहां पर केवल सुरेती गांव का एक दिव्यांग बच्चा हुआ था। मौके पर जाकर जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यहां से चले जाते मगर दिव्यांग होने की वजह से नहीं जा पाए। पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारियों ने उन्हें यहां से भगा दिया गया है। अब सब्जी मंडी के गेट के सामने सभी मजदूर अब दुकान के बाहर सोने का ठिकाना बनाए हुए हैं। लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि इस कड़कड़ाती ठंड में कहां जाए, वहां से तो भगा दिया लेकिन यहां पर भी सोने को लेकर विरोध किया जा रहा है। जहां रैन बसेरा बनाया गया है वहां पर हमें सोने नहीं दिया जाता। मुसीबत है। क्यों? चलन जो का सो को नहीं। अच्छा, टूटे पड़े पैर। कहाँ के रहने वाले हो? पूरा है को हूँ, यो गांव में रहे हो। कौन सा गांव है? मेरा छपार गांव मौजी। अच्छा, छपार गांव के। फिर आप यहाँ सड़क पे क्यों सो रहे हो बाहर, ये सचिवालय के बाहर ही? तो और क्या करूं? ये मुसीबत है बाबूजी, क्या कीजिए। प्रशासन ने सोने के लिए जगह बना रखी। कोई ना सोने दे बाबूजी, बचा दिए। मैं मेडिकल में आए थे, एक दिन सोया। हाँ, तड़के वो चौकीदार ने पूरा नहीं सोना। हम राजस्थान से आए वैशाली। कितने बंदे हो तुम यहाँ पे? हम तो देखो ऐसे देखने के बाद हम तो 4 बंदे हैं आज। अच्छा, और भी ज्यादा सो रहे हैं? ये पहली का ही, हम तो आज 4 बंदे हैं। अच्छा, यहाँ क्या करते हो आके? यही कम मांग तांग के खा लेते, टाइम पास करते हो तो क्या होता है भाई साहब।
वाले के बाहर तमाम मजदूर सो रहे थे, लेकिन जब मीडिया पर ये खबरें दिखाई गई तब इन तमाम मजदूरों को वहां से हटा दिया गया। फिलहाल ये तमाम मजदूर जो है वो सब्जी मंडी के सामने सोने को मजबूर है और उनका कहना है कि वहां से तो भगा दिया गया, लेकिन फिलहाल उनके सिर पर छत नहीं है और इस कड़कड़ाते ठंड में वे बाहर सोने को मजबूर है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस का शुभारंभ किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद ने जीवन पर आधारित ललित कला विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही राज्यपाल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदेशों को अपनाने की जरूरत है। अगर युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के जीवन के नैतिक मूल्य, शिक्षा, संस्कारों पर चलेगी तो निश्चित ही आने वाले कुछ समय में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो राज्यपाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वामी विवेकानंद को इस दौरान याद किया गया। तो कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया था और इस दौरान स्वामी विवेकानंद को याद किया गया। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कुरुक्षेत्र में मनाया गया। इसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किया गया। तो ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वकील बनूंगा और पैसे कमाऊंगा और मेरा परिवार को देखूंगा, यही अगर हमारा लक्ष्य रहे तो हम विवेकानंद का श्रद्धांजलि देने का मतलब है। विवेकानंद की सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, युवा जो है देश के समर्पित सेवा भावना से काम करे, गरीब, पिछड़ा और दरिद्र लोग हैं उन लोगों की सेवा में आगे बढ़े, वही विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि हो सकती है। वहीं बहादुरगढ़ में पूर्व मंत्री मांगेराम के बड़े बेटे जगदीश नंबरदार ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। परिजनों ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के साथ 6 लोगों पर जगदीश नंबरदार को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। साथ ही जगदीश नंबरदार की एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है, जिसमें उसने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी, सोनू, एक पुलिसकर्मी और 2 पटवारियों पर धोखे से उनकी जमीन कब्जाने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, ऑडियो क्लिप में जगदीश नंबरदार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की। साथ ही ऑडियो क्लिप में यह भी बताया गया कि ये लोग उस पर दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते वे आत्महत्या तक कर सकते हैं। परिजनों के बयान और वायरल ऑडियो क्लिप के आधार पर फिलहाल पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएसपी की अगुवाई में एसआईटी भी गठित कर दी गई, लेकिन मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक जगदीश नंबरदार के शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े हुए हैं। तो खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति जुगनू के हाथ काटने वाले आरोपियों की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम राशि देने की घोषणा की। इस मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया है कि 9 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ढाबा पर कुछ लड़कों ने एक लड़के पर हमला करके घायल कर दिया। घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन की। वर्ष 2018 में वह शराब की ठेकेदारी करता था, जिस कारण उसकी कुछ लोगों से आपसी रंजिश चल
चल रही थी। 9 जनवरी को व्यक्ति ढाबा पर खाना खाने रुका। उसी समय 10 से 12 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया और उसका दोनों हाथ काट कर ले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 11 जनवरी 2023 को हरियाणा पुलिस की ओर से आरोपी की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। आरोपी की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। 9 जनवरी की दोपहर को जीटी रोड पर एक ढाबे पर जुगनू राणा नाम के व्यक्ति पर तेज हथियारों से 10 से 12 व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया, जिससे जुगनू राणा के हाथ काटे गए। इस संबंध में एक एसआईटी का गठन किया गया है जो इसकी तफ्तीश कर रही है। जगह जगह रेड की जा रही हैं, काफी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इन आरोपियों को पकड़ा जा सके। वहीं गुरुग्राम में जिला प्रशासन की कार्यशैली से लोग गुस्सा होने लगे हैं। लोगों ने अब अपनी बात मनवाने के लिए विरोधी स्वर उठाने शुरू कर दिए। हाल ही में गुड़गांव आए कृषि मंत्री को भी लोगों ने अपने विरोधी तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया कि अगर उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जाता है तो वो सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। वो न केवल जिला प्रशासन का बल्कि सरकार का भी विरोध करेंगे। दरअसल नगर निगम द्वारा सेक्टर 102 में डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। इस डंपिंग यार्ड के विरोध में लोग आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि वह किसी भी हाल में यहां डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। मैंने कल जेपी दलाल को क्रम खेड़ की माजरा के धनुआपुर के दौलताबाद के बस्सी के मोमदेड़ी के धर्मपुर के हम इन गांवों के सरपंच इकट्ठे होकर कल कृषि मंत्री को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने बोला था कि हम देखेंगे, डीसी साहब को बोला था, डीसी साहब आज आए कल आए, कब आएंगे। अब क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? समस्या क्या है, एक तरफ तो 6000 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाने लग रहे हैं, ये है उसके सामने ही डंप खोलने लग रहे हैं। यहाँ से बीमार करो अंदर बांट दो, ये तो ये काम हो गया जी। गुड़गांव की ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें एजेंडा में 16 आइटम थी, जिसमें से हमने 10 को रिजोल्व कर दिया और 6 को टाइम बाउंड करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक निश्चित अवधि में उनका भी समाधान करें। और उसके बाद हमने जो जितने भी शिकायत लेकर के लोग आए थे उनसे सबसे शिकायतें ली और उन शिकायतों को अगली ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में हम फिर उनका समाधान करेंगे। तो फरीदाबाद की बड़ी सब्जी मंडी में इन दिनों एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां पर 1 जनवरी को सब्जी मंडी की पार्किंग को लेकर नए ठेके की बोली लगाई गई, जिसके बाद मंडी सचिव ने मंडी की पार्किंग तीसरे नंबर पर बोली लगाने वाले व्यक्ति को दी। वहीं जिसे ठेका मिला वो पर्ची से लिखे हुए अधिक मुनाफे पर पैसे वसूलने का काम कर रहा है, जिसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे लग रहे 25 लो तो लो ना, भाग जाओ घर। कौन ले रहा है? सुभाष। ठेकेदार कौन है? मैन टेंडर किसके नाम से छूटा है? मेरे को पता नहीं है, टेंडर का पता नहीं है। सुभाष लेता है? हाँ, सुभाष। कितनी जगह ऐसी मतलब रेडियां अलग अलग कितने ठी हैं? 5-6। कितनी रेडियां आती हैं पूरे? कम से कम यहाँ केला गोदाम में 100 रेडी खली होती है। अगर पूरी मंडी की बात करें तो कितनी आती है? कम से कम 500 से ऊपर होगी। तो सब्जी मंडी की पार्किंग को लेकर बवाल मचा हुआ है और ऐसे में आपको बताते हैं कि लोगों में खासी नाराजगी पार्किंग को लेकर देखी गई, जहां पर ज्यादा मुनाफा करने के लिए ज्यादा दाम में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। धोखाधड़ी का आरोप जो है बाकियों द्वारा लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी की पार्किंग को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और इसमें पार्किंग शुल्क को लेकर यह बवाल मचा हुआ है।
इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दे। जोशीमठ से आपदा को लेकर बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी देंगे 1 दिन का वेतन, सीएम राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन और जनवरी 2023 के वेतन से देंगे 1 दिन की सैलरी। आईएएस एसोसिएशन अध्यक्ष का फैसला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपदा को लेकर बड़ी खबर, उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी देंगे 1 दिन का वेतन, सीएम राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन। बड़ी जानकारी, वित्त सचिव को लिखा वेतन देने के लिए पत्र और आईएएस प्रभावित परिवारों को मदद। आपदा को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी 1 दिन का वेतन देंगे, सीएम राहत कोष में देंगे 1 दिन का वेतन। वित्त सचिव को लिखा वेतन देने के लिए पत्र। बड़ी जानकारी, परिवारों के सहयोग के लिए ये कदम उठाया गया है। पीड़ित परिवारों के सहयोग के लिए बड़ा कदम, आपदा को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो उत्तराखंड के आईएएस अपना 1 दिन का वेतन देंगे। आपदा को लेकर बड़ी खबर, पीड़ित परिवारों को सहयोग देने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।